नमस्कार के न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। देश में बढ़ी कोरोना की रफ्तार। एक दिन में कोरोना से 3,970 बीमार संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 85,940। अब तक 2,752 की मौत। उत्तराखंड लौट रहे प्रवासियों को सरकार उपलब्ध कराएगी राशन किट। प्रवासियों के पास राशन किट नहीं तो मिलेगा राशन। मास्क न पहनने पर लगेगा जुर्माना। श्रमिकों के हक के लिए श्रम विभाग ने उठाई आवाज। एक दिवसीय अनशन पर बैठकर जताएंगे विरोध। श्रमिक कानून के तहत जताया विरोध। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर। राज्य में 4 और लोगों में कोरोना की पुष्टि। प्रदेश में 82 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। 77 करोड़ की लागत से हाईटेक होगा नैनीताल दुग्ध संघ। प्लांट में लगाई जाएगी तमाम आधुनिक मशीनें। भारत सरकार से आ चुका है आधा बजट। लॉकडाउन के चलते ई रिक्शा चालक परेशान। परिवार को 2 वक्त की रोटी भी नहीं हो रही नसीब। पेट की खातिर नियमों को तोड़ने को मजबूर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और उत्तराखंड के बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यूपी की राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। और ये हादसे पर सख्त हुए सीएम योगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता का सीएम योगी ने ऐलान किया है। आपको बता दें, मृतक के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक सहायता के निर्देश दिए गए हैं। घायलों को 50-50 लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। एसएसपी और एसएसपी मथुरा आगरा से मांगा जवाब। तो एडीजी आगरा और आईजी से नोटिस मांगा है। दोनों ट्रक मालिकों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रवासी उत्तराखंडियों को लेकर लालकुआं जंक्शन आ रही स्पेशल रेलगाड़ी के आवागमन से पूर्व तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे जिलाधिकारी सविन बंसल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मीणा ने टेंट व्यवस्था दुरुस्त करने और बैरिकेडिंग को और अधिक सुविधाजनक स्वरूप देने के लिए लोनेवी के अधिकारियों को निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीएम ने पुलिस व प्रशासन, रेलवे, लोक निर्माण विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ की गई व्यवस्थाओं की गहनता से समीक्षा की। बता दें कि 1700 यात्रियों को लेकर 24 बोगियों वाली स्पेशल रेलगाड़ी को लालकुआं रेलवे स्टेशन में रोककर यहां सभी यात्रियों को उतारने के बाद कुमाऊं के विभिन्न जनपदों स्थित उनके पैतृक निवास को भेजने की व्यापक तैयारियां अधिकारियों द्वारा तैयारी की गई। और बागेश्वर में प्रवासी श्रमिकों के परीक्षण व थर्मल स्क्रीनिंग के साथ साथ उनका डाटा तैयार किया जा रहा है। जनपद में पहुंचने पर इन यात्रियों को जिला प्रशासन की ओर से लंच पैकेट, पानी की बोतल के साथ साथ छोटे बच्चों के लिए दूध भी उपलब्ध कराया जा रहा है। स्वास्थ्य परीक्षण एवं डाटा तैयार करने के उपरांत उन्हें होम क्वारंटाइन के लिए उकने के गंतव्य को रवाना किया जा रहा है। और शैलेश बगोली, सचिव शहरी विकास विभाग ने बताया कि प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित वापस लाया जा रहा है। उनके खाने पीने की समुचित व्यवस्था की जा रही है। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुना देते हैं। जहाँ तक प्रवासियों को प्रदेश में लाने और प्रवासियों के जो अन्य राज्यों के प्रवासी हैं उनको बाहर भेजने का विषय है, तो आज तक हमारे पास जो उत्तराखंड में आना चाहते हैं 2,12,718 के आसपास हमारे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिसमें से 82,834 लोग हमारे प्रदेश में आ चुके हैं। इसमें हरियाणा से 16,385, उत्तर प्रदेश से 14,403, चंडीगढ़ से 7,559, पंजाब से 3,886, हरियाणा से 16,385, चंडीगढ़ से 7,559, पंजाब से 3,886, महाराष्ट्र से 3,714, राजस्थान से 3,509, गुजरात से 2,963, कर्नाटका से बेंगलोर से 1,594 और इसी तरह से बाकी अन्य राज्यों से इसमें हैं। जो प्रदेश के बाहर जाने वाले लोग जिन्होंने हमारे पोर्टल में रजिस्टर कराया था वो लगभग 33,990 हैं। इसमें से 16,229 लोग विभिन्न प्रदेशों में जा चुके हैं। इसके अलावा जो अंतर जनपदीय जो हमारे प्रदेश में परिवहन चल रहा है उसमें लगभग 67,045 लोग
एक जनपद से दूसरे जनपद में गए। इसमें जो हमारे अभी तक जैसे आपको जानकारी ही है कि बस की यात्रा के अलावा जो है ट्रेन भी शुरू की गई है। इसमें 4 ट्रेन हमारी जो है सूरत से काठगोदाम, पुणे से हरिद्वार, बैंगलोर से हरिद्वार, सूरत से हरिद्वार ये आ चुकी हैं। एक ट्रेन अहमदाबाद से हरिद्वार अभी आज आएगी वो। इसके अलावा जयपुर से हरिद्वार की जो ट्रेन है वो कल चलेगी। पुणे से हरिद्वार भी शीघ्र ही एक और ट्रेन चलाने की संभावना है। इसी तरह से अहमदाबाद से लालकुआं भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कल एक ट्रेन चलवाएं, आज या कल में। गोवा से हरिद्वार भी एक 17 तारीख है, उसके बाद चलाने का प्लान है। और एक और ट्रेन जो है बैंगलोर से लालकुआं हमारा चलाने का प्लान है। इसके अलावा कुछ ट्रेन हमारी जैसे तेलंगाना से उत्तराखंड आने के लिए और केरला से उत्तराखंड आने के लिए, ये भी अभी पाइपलाइन में है। इसके बारे में भी बातचीत जारी है और जल्दी ही ये ट्रेन भी हम लोग चलवाएंगे। इसके अलावा बसेस के माध्यम से भी जो हमारे पास के प्रदेश हैं वहाँ पे आवाजाही हो रही है। जैसे कि होशियारपुर से 360 लोगों को लाने का प्लान है। चंडीगढ़ से भी 346 लोग आज आ रहे हैं। और इसके अलावा भटिंडा से लाने के लिए आज हमारी बसेस जा रही हैं। और इसके अलावा यूपी में भी जो हमारे पास के क्षेत्र हैं, जो पास के ज़िले हैं, वहाँ से हम लोग बसेस में लाने का प्लान कर रहे हैं। उसको स्टेजेस में करेंगे। और जो हमारे ईस्टर्न यूपी के क्षेत्र हैं, बिहार के क्षेत्र हैं, वहाँ से हम लोग ट्रेन के माध्यम से लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से वेस्ट बंगाल से भी ट्रेन के माध्यम से लाने का प्लान किया जा रहा है। जो बाहर के प्रदेशों के लोग, खासतौर पे यूपी और बिहार के लोग जो और वेस्ट बंगाल के लोग जो हमारे प्रदेश में फंसे हुए हैं, उनके लिए भी देहरादून से लालकुआं से हम लोग ट्रेन चलाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उनको उनके राज्यों में भेजा जा सके। देखिए जल्दी ही उनका एक कंसेंट आ गया है। जैसे बिहार का एक कंसेंट आ गया है तो हम रेलवे से बात कर रहे हैं। यूपी का कंसेंट अभी नहीं आया है, तो यूपी का कंसेंट का हम लोग वेट कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। इस तरह से प्लानिंग उसमें हो रही है। वेस्ट बंगाल बिहार से कितने देखिए नंबर है करीब, जैसे अगर हम देहरादून की बात करें तो 10,000 से ऊपर लोग हैं जो बिहार जाना चाहते हैं। इसके अलावा कुमाऊं में भी 8 से 10,000 लोग हैं जो बिहार जाना। और एनएचएम के डायरेक्टर योगल किशोर पंत ने बताया कि प्रवासी मजदूरों को विभिन्न प्रांतों से वापस लाया जा रहा है। उन्होंने क्या और कुछ कहा, आपको सुना देते हैं। जहाँ तक प्रवासियों को प्रदेश में लाने और प्रवासियों के जो अन्य राज्यों के प्रवासी हैं उनको बाहर भेजने का विषय है, तो आज तक हमारे पास जो उत्तराखंड में आना चाहते हैं 2,12,718 के आसपास हमारे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिसमें से 82,834 लोग हमारे प्रदेश में आ चुके हैं। इसमें हरियाणा से 16,385, उत्तर प्रदेश से 14,403, चंडीगढ़ से 7,559, पंजाब से 3,886। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जिस तरह से प्रवासियों को उत्तराखंड लाने का कार्य किया जा रहा है, सरकार को इतना अवसर मिला था कि सरकार यदि चाहती तो बहुत अच्छी व्यवस्था कर सकती थी। उत्तराखंड स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहता है। इस समय सरकार को सभी होटल और धर्मशाला को क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील करवाना चाहिए था। देखिए, उत्तराखंड आने वाले जो प्रवासी हैं, सरकार को इतना अवसर मिला था कि सरकार अगर चाहती तो सरकार बहुत अच्छी व्यवस्था, उत्तराखंड तो स्वागत के लिए कुंभ होता है। मैं समझता हूं कि सरकार के पास इतने इंतजाम थे कि सरकार अगर करना चाहती, सरकार की करने की नियत होती, तो 2 लाख आदमी क्या होता है? 2 लाख लोग तो पता भी नहीं लगते। उनको क्वारंटीन करना चाहिए था, पहले ही इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होना चाहिए था। और रमजान का पवित्र महीना अब आधे से ज्यादा गुजर चुका है। इस महीने में देश भर के मुस्लिम आम दिनों से अधिक इबादत करते हैं और इस महीने में इबादत का पुण्य भी ज्यादा मिलता है। मंगलौर के मुफ्ती राशिद कासमी के अनुसार रमजान के 21वें रोजे से शबक कदर की रातों की शुरुआत हो जाती है, जिनमें रात में इबादत करने से खुदा उन लोगों की दुआ ज़रूर कबूल करता है। उन्होंने कहा कि सभी मुस्लिमों को शब कदर की रात को अपने देश में जो कोरोना वायरस महामारी फैल रही है, इससे जल्दी निजात मिलने की दुआ करें। मुफ्ती राशिद ने बताया कि रमज़ान माह की
चांद की 21, 23, 25, 27 व 29 भी रातें ऐसी हैं कि एक दिन की इबादत का सवाब 1000 दिनों की इबादत के बराबर माना जाता है। चल रहा है और रमजान का जो महीना है उसका आखिरी असरा भी शुरू हो गया है। बात करें हम शब कदर की, ऐसा कहा जाता है कि आखिरी अरसे में ही शब कदर की एक रात होती है। शब कदर पे ही आज हम बात करेंगे। मुफ्ती राशिद साहब से जानेंगे कि शब कदर क्या होती है और कब कब इसके होती है ये। जी मुफ्ती साहब, शब कदर के बारे में बताइए कि शब कदर क्या होती है, किन किन रातों को होती है और इन रातों में क्या करना चाहिए। शब कदर ये एक बहुत बड़ी बरकत वाली रात है। 1000 महीनों से अफजल इसके अंदर जो है इसका सवाब मिलता है अगर कोई आदमी शब कदर किसी को नसीब हो जाए। और रमज़ान शरीफ के अंदर इसका ज़्यादा चांस है। और रमज़ान शरीफ में भी जो आखिरी तीसरा अशरा है जो चल रहा है इसमें ज़्यादा उम्मीद है। और इस आखिरी अशरे में भी जो 5 रातें हैं, 21वीं रात हो गई, 23वीं है, 25वीं है, 27वीं है, 29वीं है। और इन 5 रातों में भी और ज्यादा जो उम्मीद है वो 27वीं शब की है। बल्कि बाज़ उलमा ने तो कहा है कि बिल्कुल 90% से ज्यादा, 90% से ज्यादा उम्मीद 27वीं रात की है। इसलिए सभी मुसलमान इस रात में जाकर अपने गुनाहों की माफी मांगे, अल्लाह ताला से मगफिरत की दुआ मांगे। और जो ये वबा फैल रही है अल्लाह के अजाब की शक्ल में, अल्लाह ताला से दुआ करें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क के लिए, जो है तमाम इंसानों के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, पूरे मुल्क में बसने वाले इंसानों के लिए कि अल्लाह ताला इस वबा को, इस अजाब को ख़त्म करके सबको बखूबी नजात दे दे। तो इसलिए हमें इसमें जाकर इबादत करनी है। शुरू ही से इसकी तैयारी हो जाए। अगर अल्लाह ताला तौफीक दे तो आदमी गुस्ल कर ले, गुस्ल करने के बाद पाक साफ कपड़े पहन के खुशबू लगा के अल्लाह के सामने इबादत करे ताकि अल्लाह ताला खुश हो जाए। और अगर हो सके तो 1-2 आंसू अल्लाह के सामने निकल जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से इसकी मगफिरत का फैसला हो जाएगा। तो ये थे मुफ्ती राशिद साहब, इनका ये कहना है कि जो शब कदर की रात को है खूब ऊपर वाले से दुआ करें और जो हमारे मुल्क में जो कोरोना वायरस महामारी फैल रही है वो दुआ करें उसकी और जल्दी से जल्दी हमारे मुल्क से ये बीमारी दूर हो सके। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद मंगलो। और भारतीय किसान यूनियन की नींव रखने वाले चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि मंगलौर के किसानों ने लॉकडाउन के चलते घर पर ही मनाई। साथ ही उन्होंने हवन करके उनके चित्र पर पुष्प भी अर्पित किए। वहीं भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष विजय कुमार शास्त्री ने बताया कि किसानों के मसीहा बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि के अवसर पर हवन करके पूजा अर्चना की गई और बाबा टिकैत के मार्ग पर चलने का प्रण भी लिया गया। सितारगंज सिडकुल में कार्य कर रहे हजारों असंगठित श्रमिकों के हकों के लिए कांग्रेसी नेता व पूर्व विधायक नारायण पाल श्रम विभाग कार्यालय हल्द्वानी में 1 दिवसीय अनशन पर बैठेंगे, जिसमें हजारों श्रमिकों को लॉकडाउन के दौरान फैक्ट्री मालिकों द्वारा मजदूरी न देने को लेकर व सरकार द्वारा अब नए संशोधन नियम के तहत 8 घंटे की जगह 12 घंटे मजदूरी करवाने को लेकर विरोध करते हुए श्रमिक कमिश्नर कार्यालय हल्द्वानी में पूर्व विधायक 1 दिवसीय अनशन करेंगे। वहीं कांग्रेसी नेता व पूर्व विधायक नारायण पाल ने बताया कि सितारगंज सिडकुल की फैक्ट्रियों में हजारों मजदूर कार्य करते हैं, जिन्हें फैक्ट्री मालिकों व ठेकेदारों द्वारा लॉकडाउन के तहत मजदूरी नहीं दी गई है। फैक्ट्री मालिक मजदूरी दे वहीं सरकार द्वारा बनाए गए श्रमिक कानून का पुरजोर विरोध करेंगे। श्रमिक हैं तो उनकी जो ड्यूटी है 8 घंटे के बजाय 12 घंटे की अब होगी। ये शासनादेश हो चुका है। मैंने श्रम सचिव श्री हरबंस सिंह चुग से बात करने की कोशिश की और फिर मैंने लेबर कमिश्नर दीप्ति सिंह जी से बात करने की कोशिश की। दीप्ति सिंह जी का भी फोन भी आया था। तो मैं परसों 11 बजे डीएलसी ऑफिस में सिडकुल के हमारे जो लोग हैं इन्हें ये जो 12 घंटे की इनकी ड्यूटी की है और लॉकडाउन के समय में इनका पैसा नहीं मिल रहा है इनको, और बिल्कुल फैक्ट्री वालों ने पैसा नहीं दिया है इनको। तो इसमें जो ये फैक्ट्री प्रबंधन का और ठेकेदारों का और जो लेबर डिपार्टमेंट है इनका जो गठजोड़ है, वो गठजोड़ के वजह से यहाँ 4-5 हज़ार जो मजदूर हैं, जो अधिकतर यहाँ बंगाली हैं, पूर्वांचल के हैं या पर्वतीय मूल के लोग हैं,
जो 70% लोगों को रोजगार देने की जो बात की थी। और नैनीताल हाईकोर्ट ने बाहरी राज्य से आ रहे प्रवासी लोगों का राज्य की सीमाओं पर थर्मल टेस्टिंग के साथ साथ रैपिड टेस्टिंग और एंटी जिंक टेस्टिंग की व्यवस्था करने के मामले में सुनवाई करते हुए चीफ सेक्रेटरी का निर्देश भी दिए गए। वे समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित करें कि कोर्ट द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नरों की सहायता करें। मामले की अगली सुनवाई 18 मई की तिथि नियत की गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर की तरफ से प्रगति रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें कहा गया कि जिला अधिकारी इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं याचिकाकर्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि आईसीएमआर के नोटिफिकेशन मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया व न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ में हुई। हमने आईसीएमआर के नोटिफिकेशन दिनांक 14 मई 2020 को कोर्ट के सामने रखा, जिसमें यह दिखाया गया है कि 10 इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स निकाली है, जिसका लॉट नंबर आईसीएमआर के नोटिफिकेशन में दिया गया है। कोर्ट ने स्टेट और सेंटर को यह बताया है कि यह टेस्ट किट्स कब तक अवेलेबल कराई जा सकती है और यह माइग्रेंट्स पे लागू करे और कब तक करेंगे। इसके अलावा कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को यह भी निर्देश दिया है। और उधम सिंह नगर में 3 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। जिले में कोरोना पॉजिटिवों की जो संख्या है वो अब 16 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा तीनों मरीजों को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया है। जिले के डिप्टी सीएमओ नोडल अधिकारी अविनाश खन्ना ने बताया कि जारी हुए हेल्थ बुलेटिन में उधम सिंह नगर जिले में आइसोलेशन वार्ड में रखे गए 3 मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसमें एक 10 साल की बच्ची भी शामिल है। वहीं महाराष्ट्र मुंबई अंधेरी से आए खटीमा निवासी 2 युवकों की जांच रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। जिले में 3 कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद अब जिले में टोटल जो संख्या है वो 16 हो गई है, जिनमें से 4 मरीज ठीक हो गए हैं, लेकिन अभी 12 मरीज कोरोना संक्रमित हैं, जिनका उपचार हल्द्वानी के सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। देखिए, कल की अगर संख्या को जोड़ें तो कुल मिला के अभी तक 16 केस हमारे ज़िले में पॉजिटिव पाए गए हैं और इसमें से 4 लोग ठीक हो चुके हैं सुशीला तिवारी में, जिनका इलाज चला था, और 12 केस जो है ज़िले की ओर से जो है एक्टिव है इस समय। और कल जो 3 केस आए थे वो पॉजिटिव हुए थे, उसमें से एक बच्ची थी 10 साल की जो जिसके साथ 6 लोग और थे, उन सब के सैंपल नेगेटिव थे। और 2 लोग जो हमारे पॉजिटिव आए थे वो जो है खटीमा से थे। और देश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर अब उधम सिंह नगर पुलिस नई रणनीति की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए जिले के कप्तान द्वारा जिले में 1800 एसपीओ को तैनात किया गया है, जो पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों संग कोरोना ड्यूटी में तैनात किए जा रहे हैं। एसएसपी वरिंदर जीत सिंह ने बताया कि जिले में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की तादाद बढ़ रही है। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई, जहां पर गाँव के ही 6 एसपीओ को तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि उधम सिंह नगर जिले में कुमाऊं के अन्य जिलों का भार भी है। ऐसे में जिले में 2000 फोर्स के साथ 1800 एसपीओ को ड्यूटी की कमान सौंपी जा रही है। ये एसपीओ पुलिस के साथ निःशुल्क काम करेंगे। आपको ग्रुप बनाओ, इसमें जो है एसओपी ये रखी गई है कि वहाँ राधा स्वामी एक हमारा मेन सेंटर है, वहाँ से लोगों की स्क्रीनिंग करके उनकी लिस्ट बना के कि ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, और उसके बाद उसको थानों के माध्यम से वहाँ से जो है ग्राम प्रधान थाने से आके उनको लेके जाते हैं, और जहाँ उनके पास संसाधन उपलब्ध नहीं है वहाँ थाने में बस दी गई है, उसी के माध्यम से उनको विलेज क्वारंटाइन भेजा जाता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लाल कुआं नैनीताल दुग्ध संघ अपने एक हाईटेक प्लांट की ओर बढ़ा है। 77 करोड़ की लागत से अब नैनीताल दुग्ध संघ हाईटेक होगा। इस प्लांट में वह तमाम आधुनिक मशीनें लगाई जाएंगी जिसमें दूध से निर्मित सभी उत्पादक बनाए जाएंगे। वहीं दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा ने बताया कि भारत सरकार से एक आधा बजट आ चुका है, लेकिन लॉकडाउन के चलते निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। इस हाईटेक प्लांट के बनने से जहां कर्मचारियों को कुछ राहत मिलेगी, वहीं जनता को भी समय से दूध से निर्मित सामान मिल सकेगा। लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों को उनके जनपद में स्पेशल प्रवासी श्रमिक ट्रेन के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। कुमाऊं के अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकों को लेकर जल्द ही स्पेशल श्रमिक ट्रेन लाल कुआं रेलवे स्टेशन आएगी। इस दौरान आने वाले श्रमिकों की काउंटिंग व व्यवस्था, परीक्षण व अन्य सुविधाओं हेतु रेलवे स्टेशन लाल कुआं का निरीक्षण जिला अधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया। इस दौरान जिला अधिकारी सबिन बंसल ने श्रमिकों के आवागमन के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था किए जाने का निर्देश प्रशासन को दिए हैं। श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण व काउंटिंग हेतु 10 काउंटर बनाए गए। वहीं स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत आने वाले श्रमिकों को उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाया जाएगा। हमें हमारी गुजरात से सूचित हुआ है कि ट्रेन आएगी प्रवासियों को लेकर। उसकी अरेंजमेंट्स हमारे सभी डिपार्टमेंट्स ने कर लिए हैं और ये इंश्योर करेंगे कि उनको उनके गंतव्य स्थानों तक प्रिलिमिनरी चेकिंग और उनके लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स इंश्योर करते हुए सेफली पहुंचा दिया जाए। डिपार्टमेंट्स ने एग्जीक्यूट कर लिया है। कुछ माइनर इंप्रूवमेंट्स है, वो इंप्रूवमेंट्स इनको बता दी गई हैं, वो भी ये टाइमली पूरी कर लें। देखिए, इस बार जो ट्रेन आने वाली है वो लाल कुआं स्टेशन पे आएगी। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्थाओं का हमने जायजा लिया है। यहाँ पे हम लोग आरपीएफ के साथ में हमारी जीआरपी और पीएससी के अलावा सिविल पुलिस की भी तैनाती रहेगी। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल यहाँ पे तैनात रहेगा और लोगों को सुखद यात्रा की अनुभूति करवाने के लिए पर्याप्त बसों की और उनके खाने पीने की भी प्रॉपर यहाँ व्यवस्था रहेगी। तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं लगभग समय से पूरी कर ली जाएंगी। तैयारियां हमारी चल रही हैं। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस के चलते प्रशासन ने ई रिक्शा संचालन बंद कर रखा है, लेकिन उधम सिंह नगर के खटीमा में ई रिक्शा चालक पेट की खातिर प्रशासन के दिए आदेशों को तोड़ने को मजबूर हैं। सड़कों में अपने ई रिक्शा पर चला रहे चालकों का कहना है कि परिवार भरण पोषण और बैंक लोन की वजह से वह अब भी नहीं रुक सकते। तो वही ई रिक्शा डीलर व्यापारी ने प्रशासन से नगर में चलने वाले 800 ई रिक्शा चालकों के परिवार की स्थितियों को देखते हुए चलाने की मांग कर रहे हैं। घर का पालन पोषण भी इसी से होता है, इसकी किस्त भी जाती है, सारा कारोबार हमारा यही होता है सर। तो प्रशासन अगर मना कर रहा है तो हमारा कोई काम करके दे कि आप ये लोग ये काम करो, तब हम ये छोड़ सकते हैं। ऐसे तो हमारे टुक टुक सीज करे जा रहे हैं, ये तो बेकार हो रहा है हमारे ऊपर। एक तरीके का अत्याचार हुआ कि घर में रहो और भूखे मरो। इस खटीमा तहसील में लगभग 800 ई रिक्शा है। इस कोरोना बीमारी को लेकर डीएम साहब के आदेशानुसार इनको चलने की इजाज़त नहीं है, लेकिन ये लोग बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि इनको कोई राशन भी ज़्यादा उपलब्ध नहीं कराया गया है और आज जो है ये भुखमरी की स्थिति में है। खटीमा में लगभग 800 ई रिक्शा जो है चलते थे, जिसमें 20-30 रिक्शे बेचारे अनलीगल जो चल रहे हैं बगैर उसके परमिशन के चल रहे हैं क्योंकि घर में राशन नहीं है। तो परिवारों को पालने के लिए 800 परिवार लगभग संकट में है।
और ऊधम सिंह नगर जनपद के बासपुर कोतवाली में कोतवाल एनबी भट्ट को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा बन्ना खेड़ा चौकी इंचार्ज अशोक कांडवाल को लाइन हाजिर करने के साथ ही बन्ना खेड़ा चौकी में तैनात मुंशी बलवंत को भी निलंबित किया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पूर्व एक युवती के अपहरण की शिकायत उसके परिजनों ने की थी, जिसके बाद पुलिस ने युवती को तो खोज लिया लेकिन आरोपी को नहीं पकड़ सकी, जिसके बाद अब एसएसपी ने कोतवाल सहित चौकी इंचार्ज और मुंशी पर कार्रवाई करते हुए जांच के आदेश दिए हैं। एसएसपी की इस कार्रवाई से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस माननीय पुलिस प्रकरण जो है उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया था कि कार्रवाई वहाँ पर किसी केस में ठीक नहीं हुई है। उसमें जो है प्रथम दृष्टया जो संज्ञान लिया गया है उसके संबंध में कार्रवाई की गई है और इसकी जांच एडिशनल एसपी काशीपुर को दी गई है कि उस संबंधित प्रकरण में कितनी गलती किसकी है और जो भी होगा न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। और ऊधम सिंह नगर की किच्छा कोतवाली पुलिस ने एक युवक को तमंचे और 2 कारतूस के साथ पकड़ा है। पकड़े गए युवक ने कुछ दिन पूर्व आवास विकास स्थित एक घर के सामने फायर किया था। पुलिस ने पकड़े गए युवक के अलावा 2 अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। किच्छा कोतवाली प्रभारी उमेश मलिक ने बताया कि इस मामले में 2 और अभियुक्तों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। वहीं एक आरोपी विपिन ठाकुर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले रात को लगभग 12 बजे आवास विकास में एक जगह अज्ञात व्यक्ति के द्वारा फायरिंग कर दी गई थी, जिस क्रम में पुलिस द्वारा इसमें जानकारी सुराग रसी पता रसी की गई तो उसमें जो है 2-3 व्यक्ति के नाम प्रकाश में है, जिसमें आज एक पकड़ लिया गया है और तमंचे के साथ पकड़ा गया है। उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। और दिल्ली से पिथौरागढ़ जा रही एक इनोवा कार सुकी ढांग के पास गहरी खाई में गिर गई। टनकपुर एसडीएम के मुताबिक एसडीआरएफ और पुलिस की मदद से खाई में से घायलों को निकाला गया। इस घटना में कार में सवार 5 लोगों में से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 घायलों का सीएससी टनकपुर में उपचार चल रहा है। 3 बजे करीबन एक इनोवा कार जो कि दिल्ली से आ रही थी, उसमें 5 यात्री सवार थे। तो सुकी टांग के पास एक गहरी खाई करीबन 200 मीटर खाई में गिरी है। उसकी सूचना जैसे हमें प्राप्त हुई, पुलिस विद एसडीआरएफ और डॉक्टर्स की प्रशासन की टीम मौके पर रवाना हुई, जिसमें 2 लोगों की तो मौके पर ही हमें मृत्यु हो चुकी थी। तो 3 लोग को हमारे द्वारा इवैक्यूएशन किया गया और यहाँ लेके आया गया। और सहसपुर थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव के पास झाड़िया से बरामद हुई एक युवक की लाश के मामले का खुलासा करते हुए स्थानीय पुलिस ने हत्याकांड के मास्टरमाइंड मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी के साथ एक अन्य को भी गिरफ्तार किया है, जबकि हत्याकांड में शामिल एक अन्य की धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं बता दें कि सहसपुर थाना पुलिस ने शेरपुर गांव के पास झाड़ियों से एक युवक का शव बरामद किया है, जिसकी पहचान पास के ही गांव के फूलचंद के रूप में हुई थी। बताते चलें कि पचवादून क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान बीते 1 माह में हत्याकांड का ये दूसरा मामला है। पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह धोनी ने कहा है कि फूलचंद की हत्या अपने अवैध संबंधों के चलते उसी की पत्नी ममता ने अपने प्रेमी अशोक और शातिर हिस्ट्री शीटर समीर के साथ मिलकर की है, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।